नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम पढ़ रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें कि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंप्लीट कर चुके थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह से होता है, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। दो तरह से होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन सकता है। फिर यहाँ से कुछ वेसिकल्स जो हैं वो बर्ड ऑफ होते हैं और फ्यूजन से क्या बना सकते हैं? गोल्जी बॉडीज बना सकते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गोल्जी बॉडीज, जी। तो गोल्जी बॉडीज को और क्या नाम से बोला जाता है? गोल्जी बॉडीज को कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक, डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यहाँ कॉम्प्लेक्सेस है, कॉम्प्लेक्स कर लेंगे आप, लिपोकॉन्ड्रियन, इरियोसोम एंड गोल्जीसोम। आपको गोल्जी बॉडीज की बाकी क्या नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि मेनी ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चन दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है। तो किसने डिस्कवर किया गोल्जी बॉडीज को? कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडीज को 1898 में डिस्कवर किया था। कहाँ डिस्कवर किया था? कैट और आउल की जो नर्व सेल्स होती हैं उनके साइटोप्लाज्म में गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर किया गया था। कौन सी टेक्निक यूज की गई थी गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर करने के लिए? सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया गया था। तो गोल्जी बॉडी जो टर्म है वो कैमिलियो गोल्जी के नाम पे ही पड़ी है और उन्होंने ही इस टर्म को कॉइन किया था, कैमिलियो गोल्जाई ने, ठीक है। और इनको डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, गोल्जी बॉडीज को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, ठीक। तो पेरोंसिडो ने प्लांट्स में गोल्जी बॉडीज को डिक्टियोसोम का नाम दिया था, ठीक। तो आप अपनी स्क्रीन पे अब गोल्जी अपरेटस का डायग्राम जो है वो देख पा रहे हैं, इमेज देख पा रहे हैं। तो देखिए, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, तो ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल मतलब ट्रांसपोर्ट वेसिकल आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो कि गोल्जी बॉडी का सिस फेस फॉर्म करते हैं। याद रखिएगा, न्यूक्लियस की तरफ को जो गोल्जी का फेस होता है उसको हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फॉर्मिंग फेस, एफ फेस या फिर सिस फेस, ठीक है। तो सिस फेस जो है वो किससे बना? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आए उनके फ्यूजन से सिस फेस बनेगा, ठीक। यही वेसिकल आपको जो है वो साइड साइड में भी नजर आएंगे। किसके साइड में? गोल्जी बॉडीज के साइड में भी नजर आएंगे। देखिए ल्यूमिन, ये स्टैक बने हुए हैं। देखिए स्टैक के बीच में जो एरिया प्रेजेंट है उसको क्या कहा जा रहा है? ल्यूमिन। और इन स्टैक को क्या कहा जा रहा है? सिस्टर्नी। ये जो स्टैक्स हैं ये क्या कहलाते हैं? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी गोल्जी अपरेटस का जो स्ट्रक्चर है उसका यूनिट होता है। मेन कंपोनेंट जो आपको गोल्जी अपरेटस में मिलेगा वो सिस्टर्नी मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड को जो फेस आता है उसको ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं, एम फेस और ट्रांस फेस, ठीक है। ये सिक्रीटरी वेसिकल आपको नजर आ रहे हैं। ये सिक्रीटरी वेसिकल जो हैं वो बाद में मटेरियल को या तो दूसरे किसी ऑर्गेनेल तक लेके जाते हैं या फिर मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देते हैं, ठीक। तो आपने प्रोटीन्स पढ़ा था कि कहाँ बनती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है। जो लिपिड्स हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। तो आगे उनका जो फर्दर मॉडिफिकेशन होता है वो गोल्जी अपरेटस में होता है। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जानते हैं गोल्जी अपरेटस के बारे में। अभी जो मैं बता रही हूँ ये कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है, बट आपको वही बताया जाता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। गोल्जी अपरेटस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर आप नहीं, आई एम सॉरी, नॉट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बट अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। यू कैन नॉट ऑब्जर्व Golgi apparatus under light microscope because its refractive index is similar to as that of cytosol। तो क्यों, अगर पूछा जाएगा कि क्यों गोल्जी बॉडीज को बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प के आप नहीं देख पाते हो साइटोसोल में, आप अंडर लाइट माइक्रोस्कोप नहीं देख पाते, क्यों? क्योंकि गोल्जी अपरेटस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं ना कहीं साइटोसोल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है।
गोल्जी बॉडीज जो हैं वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती हैं. एज यू नो इन प्रोकैरियोट देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. तो प्रोकैरियोट में गोल्जी बॉडीज एब्सेंट होती है. स्पर्मेटोजोआ ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट. जो आप एंथीरोजोइट्स पढ़ते हैं ना, तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के स्पर्मेटोजोआ में भी गोल्जी बॉडीज नहीं होती हैं. मैच्योर सीव सेल्स, देखिए मैच्योर सीव ट्यूब सेल जो होती है आप जानते हैं कि कैसी होती है, वो डेड सेल होती है. ठीक है, तो उसमें ही आपको कोई गोल्जी बॉडीज नहीं देखने को मिलेगी. मैच्योर स्पर्म, अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या स्पर्मेटिड में गोल्जी बॉडी होती है, तो यस, स्पर्मेटिड में गोल्जी बॉडी होती है. ठीक है, अगर आप 11th वाले देख रहे हैं तो यू मे नॉट नो कि स्पर्म और स्पर्मेटिड एक ही बात है, लेकिन स्पर्मेटिड में गोल्जी बॉडीज होंगी और मैच्योर स्पर्म में आपको गोल्जी बॉडीज नहीं देखने को मिलती हैं. मैच्योर मैमेलियन सेल में, मैमेलियन आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल में भी गोल्जी बॉडीज नहीं होती हैं. ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ जो है वो गोल्जी बॉडीज नहीं होती हैं. दीज आर प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेलीज ड्यू टू वेरिएबल शेप एंड साइज. आपने ये देखिए, आपने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखा तो आपको कैसा नजर आया? प्लियोमॉर्फिक. क्यों? क्योंकि इनका मतलब बार बार जो है इनका शेप जो है वो कैसा हो सकता है, चेंज हो सकता है. ठीक, these are surrounded by a organelle free cytoplasm. तो जहाँ पे गोल्जी बॉडीज होते हैं आसपास यूजुअली वहाँ पे बाकी के ऑर्गेनेलीज जो हैं आपको देखने को नहीं मिलेंगी. तो इसीलिए उस जोन को कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन. तो व्हाट इज द जोन ऑफ एक्सक्लूजन? ये गोल्जी बॉडी के आसपास का वो जोन है वहाँ जहाँ और कोई ऑर्गेनेलीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी. और ऐसा ही जोन आपको सेंट्रोसोम के अराउंड भी देखने को मिलेगा. सो ऑल द secretory cells depends upon Golgi bodies or dictyosomes for their secretion. तो चाहे एनिमल्स की बॉडी में चाहे प्लांट्स की बॉडी में जो सेल्स हैं जो सिक्रेशन करेंगी, तो उनका सिक्रेशन जो है वो मेनली डिपेंड रहेगा गोल्जी बॉडीज पे. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज जो हैं वो आपको मिलते हैं इन राइजोपोडल सेल्स ऑफ चारा एल्गी. तो आपको किस में सबसे ज़्यादा मिलेंगे? चारा एल्गी में जो राइजोपोडल सेल्स होंगी उनमें आपको सबसे ज़्यादा गोल्जी बॉडीज देखने को मिलेंगी. ठीक, अब रूट कैप हम पढ़ते हैं कि रूट होता है, रूट के बाहर जो है वो क्या होता है, रूट कैप भी होता है. ठीक, तो रूट कैप जो है दे आर रिच इन गोल्जी बॉडीज. क्यों? क्योंकि वो म्यूसिलेज सिक्रेट करते हैं. तो जब भी सिक्रीशन की बात हम करते हैं तो क्या होता है, वहां पे गोल्जी बॉडीज का कंटेंट जो है यूजुअली ज्यादा रहता है. तो रूट कैप सेल्स आर रिच इन गोल्जी बॉडीज व्हिच सिक्रेट म्यूसिलेज फॉर द ल्यूब्रिकेशन ऑफ रूट टिप. तो पहला क्वेश्चन तो मैं ये पूछूंगी कि जो रूट कैप सेल्स हैं वो म्यूसिलेज क्यों सिक्रेट करेंगी? ताकि वो रूट टिप को जो है वो ल्यूब्रिकेट कर सकें और उसको फ्रिक्शन से बचा सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है, तो अब सिक्रीशन हो रहा है, तो सिक्रीशन के लिए हमने किसको मेनली बोला? गोल्जी बॉडीज को बोला कि ये बहुत मेन होते हैं. तो रूट कैप सेल भी बहुत सारे उसमें गोल्जी बॉडीज आपको देखने को मिलेंगे. नर्व सेल्स, salivary glands and spermatids are rich in Golgi bodies. देखिए मैंने कहा था sperm और spermatid हालांकि एक ही बात है, लेकिन spermatid immature होता है, sperm mature फॉर्म आ गया. तो जब तक spermatid है मतलब immature फॉर्म है, abundant Golgi bodies होंगी, लेकिन mature sperm में Golgi bodies नहीं होते हैं. तो गोल्जी बॉडी कहाँ से अराइज करती है? इसका मोस्ट जो एक्सेप्टेड व्यू है वो ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम हट जाता है, उसके बाद कुछ वेसिकल्स बनते हैं, वो वेसिकल फ्यूज होकर गोल्जी बॉडीज को बनाते हैं. तो अल्टीमेटली आरईआर से अगर लॉस्ट हो गया है, क्या राइबोसोम नहीं है उस पे, तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. सो वी कैन से इट अराइजेस फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट हैज लॉस्ट इट्स राइबोसोम्स. ठीक है,
मसल सेल जो है उनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो स्मॉल होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज स्मॉल इन मसल सेल्स। तो मेन एंजाइम जो गोल्जी बॉडीज में पाए जाते हैं वो बाकी के एटीपीएजेस भी होंगे, जीटीपीएजेस भी होंगे, मैं आपको मेन एंजाइम बता रही हूँ यहाँ पे। ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, थायमिन पायरोफॉस्फेटेज, मेनोसाइडेज। अगर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, और इट इज द मार्कर एंजाइम ऑफ गोल्जी बॉडीज। तो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज जो है वो गोल्जी बॉडीज का मार्कर एंजाइम है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं गोल्जी बॉडीज की। तो इसका स्ट्रक्चर जो है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो देखा था डाल्टन एंड फेलिक्स ने इन 1954। सो हु स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडीज अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो क्या था स्टडी, डाल्टन एंड फेलिक्स ने कब किया था, 1954 में इसको स्टडी किया गया था। और कौन कौन से पार्ट्स जो थे उन्होंने बताए थे गोल्जी बॉडीज में, तो उन्होंने की थी 3 मेन पार्ट्स की बात, दैट इज सिस्टर्ने, गोल्जी वेसिकल्स एंड गोल्जी वैक्यूल। ओके, आपको जो है अगर यूनिट पूछा जाता है तो यूनिट तो क्या है, सिस्टर्ने ही है, ठीक है। दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, आपने अभी डायग्राम देखा था, कैसे है ये, सैक लाइक स्ट्रक्चर सिस्टर्ने, ओके। Margins of each cisterna are gently curved so that entire Golgi body takes on a cup-shaped appearance. आपने मैंने जब डायग्राम दिखाया आपको गोल्जी बॉडीज का, आई होप आप एनसीईआरटी लेके बैठे हैं, नहीं लेके बैठे हैं तो आप बैठ सकते हैं एनसीईआरटी लेके, आप डायग्राम देखिए, आपको दिखेगा कि जो एंड से सिस्टर्ना है वो थोड़ा कर्व्ड है, कप शेप। तो इसीलिए पूरा जो आपको गोल्जी बॉडीज का अपीयरेंस दिखता है वो कप शेप्ड अपीयरेंस दिखता है। गोल्जी बॉडी हैज अ डेफिनिट पोलैरिटी, आपको गोल्जी बॉडी में पोलैरिटी देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है, जो सिस फॉर्मिंग फेस है, जो मैंने आपको सिस फॉर्मिंग फेस बताया, ठीक, एक वो होगा, एक मैच्योरिंग फेस होगा, ठीक। तो देखिए, द सिस्टर्नी एट कॉन्वेक्स एंड ऑफ गोल्जी बॉडी comprises forming face or cis Golgi, while the cisternae on the concave end comprises maturing face or transface। यही हम पोलैरिटी बोलते हैं कि आपको दो पोल्स देखने को मिलते हैं, दो साइड्स देखने को मिलेंगी, एक जहां पे फॉर्म हो रहा है गोल्जी बॉडी, दूसरी तरफ जिस तरफ को गोल्जी बॉडी मैच्योर हो रहा है। तो न्यूक्लियस वाली साइड को जो शेप होगा गोल्जी बॉडी का वो होगा कॉन्वेक्स, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली साइड को शेप होगा गोल्जी बॉडी का वो होगा कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो शेप होगा वहां पे हम बोलेंगे सिस गोल्जी और फॉर्मिंग फेस, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ को कॉनकेव शेप है गोल्जी बॉडीज का उसको हम कहेंगे ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेस। तो दिस इज व्हाट we call the polarity of Golgi bodies। तो forming phase जो है it is located next to nucleus और endoplasmic reticulum, समझ गए ना आप, फॉर्मिंग फेज बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के साथ में है। द मैच्योरिंग फेज इज लोकेटेड टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैच्योरिंग फेज किस तरफ को है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली साइड को है। इट इज द यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द यूनिट ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी, यू शुड आंसर सिस्टर्नी इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी। तो समझ आ गया सिस्टर्नी का कंप्लीटली। आगे बात करते हैं गोल्जी वेसिकल्स के बारे में। तो जो आपने डायग्राम देखा है गोल्जी वेसिकल का, उसमें आपको साइड साइड में जो है वो क्या दिखाई दिए हैं, गोले गोले से दिखाई दिए हैं, ठीक है। तो देखिए, दीज आर द स्मॉल कंपोनेंट्स present at the edges of cisternae and are filled with substances prepared by the cisternae, ठीक है। तो जो गोल्जी वेसिकल्स होते हैं वो सिस्टर्ने के एजेस पे पाए जाएंगे, और उन वेसिकल्स में वो मटेरियल होगा जिसको सिस्टर्ने ने प्रिपेयर किया है, जिसको सिस्टर्ने ने बनाया है। समझ गए आप कि गोल्जी वेसिकल्स कहाँ होंगे, सिस्टर्ने के साइड्स में होंगे, और उनमें कौन सा मटेरियल होगा, उनमें वो मटेरियल होगा जिसको सिस्टर्ने ने बनाया है। दीज आर स्मूथ एंड कोटेड टाइप वेसिकल्स, ठीक है। तो कैसे होते हैं ये, स्मूथ एंड कोटेड होते हैं, मतलब आपने पढ़ा ना गोल्जी बॉडीज जो है
वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेंगी, मतलब अल्टीमेटली बनेंगी तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो है कोई राइबोसोम नहीं रहेगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ सरफेस मिलेगा आपको गोल्जी बॉडीज का भी, और जो वेसिकल्स होंगे उन पे डिफरेंट प्रोटीन जो है वो कोटेड भी हो सकती है, ठीक। और मेनली इन वेसिकल का फंक्शन क्या होगा, सिक्रीशन का होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि उन सेल में गोल्जी बॉडी ज्यादा होंगी जहां पे सिक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म होना है। तो गोल्जी वेसिकल्स जो होते हैं वो सिक्रीशन का ही काम करते हैं। तो गोल्जी वैक्यूल, अब ये वेसिकल्स जो हैं वो फ्यूज होके, जैसे ये एक वेसिकल है, ये एक वेसिकल हो गया, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो एक क्या बन जाएगा, वैक्यूल बन जाएगा, ठीक। तो वेसिकल्स में फ्यूज टू फॉर्म वैक्यूल्स एंड आर ड्वेल्ड ऑन मैच्योरिंग फेज, ठीक है। तो वैक्यूल बन सकते हैं, वेसिकल फ्यूज होके क्या बन सकते हैं, वैक्यूल, लेकिन किस तरफ को, जो फॉर्मिंग फेज नहीं उस तरफ को नहीं, क्योंकि उस तरफ से तो वेसिकल्स अभी बनना शुरू होंगे। जो मैच्योरिंग फेज है उस साइड को आपको वैक्यूल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और कुछ एक जो वेसिकल्स फ्यूज होते हैं वो लाइसोसोम भी फॉर्म कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो वैक्यूल फॉर्म करेंगे, लेकिन वो वैक्यूल ही लाइसोसोम की तरह काम कर सकता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम शायद मैंने आपको बताया है या नहीं बताया है, लेकिन बिल्कुल मैंने बताया था कि लाइसोसोम जो है आपको एग्जैक्टली प्लांट सेल में नहीं देखने को मिलता है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल है कहीं ना कहीं वही लाइसोसोम की तरह काम करता है। तो इसीलिए लिखा है गोल्जी वैक्यूल में एक्ट एज अ लाइसोसोम। कोई कंफ्यूजन होगा पूछिएगा। अब देखिए फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज, क्या क्या काम करता है गोल्जी बॉडी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है गोल्जी बॉडी का वो है सिक्रीशन। तो मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज सिक्रीशन एंड दस इट इज मोर अबंडेंट अमंग सिक्रेटरी सेल्स, और इसीलिए ये सिक्रेटरी सेल में ज्यादा पाई जाएगी। दूसरा जो फंक्शन है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन्स को ग्लाइकोसाइलेट किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है प्रोटीन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है लिपिड्स, और वो लिपिड को ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में कन्वर्ट होना है, ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में कन्वर्ट होना है। तो ये काम होता है गोल्जी बॉडीज में। जब आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में बताया था। तो वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आते हैं, कहीं ना कहीं वो गोल्जी बॉडीज से ही रिलीज होते हैं बाहर को। दूसरा उनका मॉडिफिकेशन कहाँ पे होगी, गोल्जी बॉडीज पे ही होगी। प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आया है उसके साथ एक कार्बोहाइड्रेट मतलब एक शुगर जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा वो ग्लाइकोप्रोटीन। तो प्रोटीन के साथ जब कोई शुगर जुड़ता है तो हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। और इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, जो मैंने आपको मार्कर एंजाइम अभी अभी बताया वही एंजाइम इसमें यूज होगा। दूसरा देखिए तीसरा जो काम है गोल्जी बॉडीज का वो है मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, जिसको हम बोल रहे हैं ग्लाइकोसाइडेशन। अब इसमें क्या होगा, लिपिड के साथ जो है वो कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा और ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, तो कैसे जो है वो गोल्जी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म कर सकता है। सपोज करिए जैसे आप पढ़ा है आपने जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना, उसमें भी तो आपने देखा, मैंने एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस में भी दिखाया था कि किस तरह से वेसिकल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है और उसका एक हिस्सा बन जाता है। तो एक्सोसाइटोसिस के टाइम पे क्या होता है, गोल्जी वैक्यूल या गोल्जी वेसिकल वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है, और गोल्जी ऑपरेटस इस तरह से सेल मेम्ब्रेन को रिसाइकिल करता है। देखिए during exocytosis Golgi vacuole become a part of cell membrane and Golgi brings recycling of cell membrane। किस तरह से रिसाइकलिंग हुई सेल मेम्ब्रेन की, हो सकता है सेल मेम्ब्रेन से भी कुछ वेसिकल जो है वो पिंच ऑफ होके निकल गए हों, ठीक। तो उनका रिसाइकलिंग कौन करवा देगा, गोल्जी बॉडी जो है गोल्जी वेसिकल रिसाइकलिंग करवा देगा। एक्रोसोम फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्रोसोम
is the tip of sperm and is formed by the modification of Golgi complex. देखिए sperm का जो टिप होता है उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, ठीक है, एक्रोसोम। इसीलिए हमने कहा कि मैच्योर स्पर्म में जो है वो गोल्जी बॉडीज आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि गोल्जी बॉडीज जो है वो पूरा का पूरा किसमें इन्वॉल्व हो जाती है, एक्रोसोम फॉर्मेशन में, ठीक है। तो एक्रोसोम फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, गोल्जी बॉडी। उस एक्रोसोम जो है किससे बना होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बना होता है क्या एक्रोसोम। टिप ऑफ द स्पर्म को क्या बोला जाता है, एक्रोसोम कहा जाता है। तो ब्रुगॉस एंड फॉसेट ने डिस्कवर किया था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्रोसोम को फॉर्म करता है। अदर फंक्शन क्या आ गया, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। हमने कहा कि जो गोल्जी बॉडी के वेसिकल के फ्यूज होने से वैक्यूल बनेगा, दैट में एक्ट एज अ प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एग योक, फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट। याद रखिएगा स्किन कलर जो है उसको मेलानिन जो है वो मेलानिन कंट्रोल करता है ना, तो उस वो जो मेलानिन की ग्रेन्यूल्स बनते हैं वो कहा जाता है गोल्जी बॉडीज के अंदर ही सबसे पहले उनका बनना शुरू होता है। और एक क्या आ गया, स्टोरेज ऑफ विटामिन सी। ये सारे ही फंक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हमने पढ़ा कि गोल्जी बॉडीज जो हैं वो सिक्रीशन का काम करती हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपकी कैसी होंगी, सिक्रीशन का काम करेंगी, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कैसी होंगी, सिक्रीशन का काम करेंगी। और इन ग्लैंड से जो है वो किस तरह का सिक्रीशन रहेगा, वो मेनली 3 टाइप से रहता है, होलोक्राइन, एपोक्राइन एंड मीरोक्राइन। What happens in holocrine secretion? पहले आप नॉर्मली समझिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो होलोक्राइन सिक्रीशन में क्या होगा, एक जो सेल है वो पूरा का पूरा क्या करेगी, पूरा उसमें एंटायरली फिल्ड होगी वो ऐसे मटेरियल से जिसको कि बाहर सिक्रीट करना है। तो उस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रप्चर हो जाएगा और सारा मटेरियल बाहर रिलीज हो जाएगा। तो ये हो गया होलोक्राइन सिक्रीशन। क्या कहा मैंने, एक सेल है, इस सेल में पूरा मटेरियल जो है वो सिक्रीशन के लिए है, तो इस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रप्चर हो जाएगा। तो होलो मतलब कंप्लीट सेल इज रप्चर्ड। तो देखिए इन दिस टाइप ऑफ सिक्रीशन एंटायर सेल इज फिल्ड विद secretory material and material is released after rupturing the plasma membrane. पूरी सेल सिक्रेटरी मटेरियल से भरी है और मटेरियल तभी रिलीज होगा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर किया जाएगा। एग्जाम्पल आता है सीबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। कौन सी ग्लैंड्स, सीबेशियस ग्लैंड्स आपको याद रखना है। फिर एपोक्राइन सिक्रीशन में क्या होता है, एपोक्राइन सिक्रीशन में क्या होगा, जो सिक्रेटरी वेसिकल है ना, देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सपोज करिए, और सिक्रेटरी वेसिकल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर निकल जाएगा, पिंच ऑफ होके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एपोक्राइन में द सिक्रेटरी वेसिकल्स विल कम आउट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टेक्स अवे स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो क्या हुआ एपोक्राइन सिक्रीशन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिक्रेटरी वेसिकल जो है वो बाहर को आ जाएगा, ठीक, और कुछ अमाउंट ले आएगा साइटोप्लाज्म का जिसको सिक्रेट करना है। और ऐसा किसमें होता है, स्वेट ग्लैंड्स में। किसमें होता है ये, स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड कैसी होगी, एपोक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन सिक्रीशन उनमें मिलेगा। फिर आता है मीरोक्राइन सिक्रीशन। मीरोक्राइन सिक्रीशन में जो सिक्रेटरी वेसिकल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं आएगा। सपोज करिए मेम्ब्रेन है, ये सेल से वेसिकल बना है, ये वेसिकल सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा और मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आएगा। इस तरह से ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा और बाद में मेम्ब्रेन का ये पार्ट बन जाएगा। तो मीरोक्राइन सिक्रीशन में सिक्रेटरी वेसिकल विल फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ओपन टू एक्सटीरियर। समझ गए ना आप, देखिए किस तरह से जो है वो वेसिकल फ्यूज हो गया और ये अपना पूरा मटेरियल बाहर की तरफ को रिलीज कर देगा। और ऐसा होता है सिलाइवरी ग्लैंड्स में। इंपॉर्टेंट है होलोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड एंड मीरोक्राइन ग्लैंड। मतलब इस तरह से ग्लैंड तो नहीं होती है, सिक्रीशन, होलोक्राइन सिक्रीशन, एपोक्राइन सिक्रीशन एंड मीरोक्राइन सिक्रीशन। होलोक्राइन में पूरा सेल जो है उसमें सिक्रेटरी मटेरियल होगा, सेल को अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रप्चर करना पड़ेगा, उसका मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा, सारा मटेरियल बाहर निकल जाएगा। एपोक्राइन में
वेसिकल मेम्ब्रेन से भी बाहर को निकल जाएगा मटेरियल को लेके, और मीरोक्राइन में वेसिकल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके अपना पूरा मटेरियल बाहर को निकाल देगा। ठीक, तो अब ये जो यहाँ पे दिया गया है, मैं यहाँ पे लोगो लगाना भूल गई हूँ, ये जो है ये है एनसीईआरटी का पूरा टोटली जो एनसीईआरटी पे जितना भी दिया गया है वही आपको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो आपने अब तक जो पढ़ा कहीं ना कहीं वही आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। कैमिलो गॉल्जी 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, तो कैमिलो गॉल्जी ने 1898 में न्यूक्लियस के पास में एक नेटवर्क लाइक रेटिकुलर नेटवर्क सा होता है, ठीक है ना, फैला हुआ नेटवर्क की तरह फैला हुआ स्टेन्ड एक स्ट्रक्चर देखा था। स्टेन्ड मतलब उस पे क्या था, डाई, डाई समझ रहे हैं ना आप, डाई डाली हुई थी तो स्टेन था वो। तो बताइए, आपको बताना है कि कौन सी टेक्निक यूज की गई थी, मैंने बताया था। ठीक है, these were later named Golgi bodies after him. कैमिलो गॉल्जी के नाम पे ही इनको गॉल्जी बॉडीज कहा गया। They consist of many flat disc shaped sac और सिस्टर्ने। तो आपने क्या देखा, गॉल्जी बॉडीज में बहुत सारी फ्लैट, ये देख लीजिए आप, क्या है गॉल्जी बॉडीज में बहुत सारी फ्लैट से डिस्क शेप्ड क्या है, सिस्टर्ने है। ये है सिस फेस, ठीक है, और ये है मैच्योरिंग फेस। ठीक, सिस फेस को हम क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस, और ये ट्रांस फेस, मैच्योरिंग फेस को हम और क्या कहते हैं, ट्रांस फेस। देखिए यहाँ पे एससीआर से वेसिकल आ रहा है, फ्यूजन के बाद क्या बना रहा है, सिस फेस और फॉर्मिंग फेस। देख पा रहे हैं आप, ये साइड है कॉन्वेक्स साइड, और मैच्योर फेस वाली साइड कौन सी है, कॉनकेव साइड। तो चलिए पढ़ते हैं। दे मे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड sacs or cisternae of 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर। तो हर एक सिस्टर्ने जो है, ये पूरे गॉल्जी बॉडी का साइज नहीं दिया गया है, ये सिस्टर्ने का साइज है 0.5 टू 1.0 माइक्रोन मीटर। These are stacked parallel to each other। देखिए किस तरह से जो है ये सिस्टर्ने एक दूसरे के पैरेलली जो है वो स्टैक हुए हैं। ठीक, varied number of cisternae are present in Golgi complex। ठीक, तो Golgi complex जो है उसमें आपको जो सिस्टर्ने देखने को मिलेंगे उनका नंबर वेरी करता है 6 से लेके 30 तक। कई बार आपको Golgi कॉम्प्लेक्स में 6 ही सिस्टर्ने को देखने को मिलेंगे, कई बार आपको 30 सिस्टर्ने तक देखने को मिलते हैं। The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus। तो किसके आसपास अरेंज्ड है Golgi apparatus, न्यूक्लियस के आसपास अरेंज्ड है विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स और सिस और द फॉर्मिंग फेस एंड कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। तो ये आ गया पोलैरिटी ऑफ गॉल्जी बॉडीज, जिसमें उसमें एक सिस और फॉर्मिंग फेस है जो कैसा है, कॉन्वेक्स शेप का है, और दूसरा कैसा है, ट्रांस फेस, और उसको हम क्या बोलेंगे, मैच्योरिंग फेस। The cis and the trans faces of the organelle are entirely different but interconnected। देखिए ये जो सिस फेस होगा और जो ट्रांस फेस होगा, ये कहा जा रहा है कि बहुत अलग है, क्योंकि देखिए सिस फेस पे अभी मटेरियल आ रहा है, ट्रांस फेस पे जो है वो मटेरियल बहुत सारी मॉडिफिकेशन के बाद बाहर निकल रहा है। तो हालांकि सिस फेस और ट्रांस फेस जो है वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन फिर भी कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, The Golgi apparatus principally perform the function of packaging material to be delivered either to the intracellular target or secreted outside the cell। तो Golgi apparatus का मेन काम क्या है कि सेल में जो है सामान भेजा जाता है ना, पैकिंग की जाती है उसकी, उसमें एड्रेस डाला जाता है कि इस सामान को कहाँ भेजना है। ठीक है, तो वो सामान को कहाँ भेजना है इसका पता कहाँ लिखा जाता है, उसकी पैकिंग पूरी कहाँ होती है, Golgi apparatus में होती है,
पूरा वहां पे पैक करके उस पर एड्रेस डाला जाता है बकायदा कि इसको इस ऑर्गेनेल दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना है, प्लास्टिड में भेजना है, या सेल से बाहर किसी दूसरी सेल में भेजना है। तो गोल्जी अपरेटस का प्रिंसिपल फंक्शन क्या हो गया कि वो जितना मटेरियल है उसको पैक करेगा, उस पर एड्रेस डालेगा और उसको डिलीवर करेगा इंट्रासेलुलर टारगेट्स, मतलब जो कि सेल के अंदर ही है, या फिर सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, या फिर सेल के बाहर भेजेगा। ठीक, तो मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज्ड विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी अपरेटस। देखिए, मटेरियल टू बी पैकेज्ड, जिस मटेरियल को पैक करना है वो मटेरियल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल की फॉर्म में आता है। फिर से सुनिए, जिस मटेरियल को गोल्जी बॉडीज में पैक होना है वो मटेरियल कहां से आता है, वो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल की फॉर्म में। अब वो वेसिकल जो है वो फ्यूज होते हैं किसके साथ, द सिस फेज ऑफ द गोल्जी अपरेटस। ठीक, एंड नाउ मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज, और धीरे धीरे वो किसकी तरफ चले जाएंगे, मैच्योरिंग फेज की तरफ। देखिए, ये वेसिकल है, ये मटेरियल लाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और इस मटेरियल को यहाँ गोल्जी बॉडी में पैक किया जाएगा, उस पर एड्रेस डाला जाएगा और ट्रांसफेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक, तो दिस एक्सप्लेन्स व्हाई गोल्जी अपरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बताता है कि क्यों गोल्जी अपरेटस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इतना क्लोज एसोसिएशन में है, क्योंकि पहली बात तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्जी बॉडीज बना हुआ है। दूसरा, गोल्जी बॉडीज से जितना भी मटेरियल बना है, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितना भी मटेरियल बना है उसको लेके गोल्जी बॉडी उस पर एड्रेस डालेगा और उसको दूसरी सेल में भेजेगा या अपनी ही सेल के अंदर किसी दूसरे ऑर्गेनेल के पास भेजेगा। इसीलिए गोल्जी बॉडीज जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्लोज एसोसिएशन में रहती हैं। A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum। देखिए, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपने देखा था कि राइबोसोम होते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे इसीलिए क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। उन प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कहाँ होगा, दिस आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी अपरेटस बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। ठीक है, तो बहुत सारी प्रोटीन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम ने बनाई, वो जो अब प्रोटीन्स हैं वो वेसिकल की फॉर्म में आएंगी गोल्जी अपरेटस के सिस्टर्ने में, और सिस्टर्ने में उनको मॉडिफाई कर दिया जाएगा और ट्रांसफेज से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो गोल्जी अपरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, और इसीलिए गोल्जी अपरेटस जो है वो एक इंपॉर्टेंट साइट है किसकी फॉर्मेशन के लिए, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो बताइए, ग्लाइकोप्रोटीन का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन में क्या किया जाएगा, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट को अटैच किया जाएगा। ग्लाइकोलिपिड में क्या किया जाएगा, ग्लाइकोसाइडेशन, जिसमें लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट को अटैच किया जाएगा। दिस इज योर गोल्जी बॉडी, दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। आई होप आपको क्लियर हो गया है। फिर से एक बार समझाती हूँ, ये न्यूक्लियस के साथ में जो फेस है इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्मिंग फेस या फिर एफ फेस, फॉर्मिंग फेस, सिस फेस और फॉर्मिंग फेस। ठीक, यहाँ पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल आते हैं, फ्यूज होते हैं, अपना मटेरियल लेके आते हैं, फर्दर सिस्टर्ने में जो है उसकी पैकिंग होती है और ट्रांसफेज और मैच्योरिंग फेज से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ट्रांसफेज और मैच्योरिंग फेज जो है वो किस तरफ को है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ को है। सिस्टर्ने इज द यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी स्ट्रक्चर जो कि किस तरह से सैक में पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। तो ये लास्ट में आपको क्वेश्चंस हैं, किसने गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडीज, व्हाट आर द अदर नेम ऑफ गोल्जी बॉडीज, व्हिच स्टेनिंग टेक्निक इज यूज्ड व्हाइल डिस्कवरिंग गोल्जी बॉडीज, हु स्टडीड गोल्जी बॉडीज अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर जो स्टडी किया था और अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया था वो किसने दिया था। जो गोल्जी बॉडीज है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन हैं, उनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जैसे कि आपने पढ़े ना, सिस्टर्ने, वेसिकल्स, वैक्यूल, दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ गोल्जी बॉडीज। मार्कर एंजाइम क्या है गोल्जी बॉडीज का।
3 टाइप के सिक्रीशन कौन से पढ़े, उनके एग्जाम्पल भी देने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक काफी ज्यादा है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स? एफ फेस किस तरफ को प्रेजेंट होता है, एम फेस किस तरफ को प्रेजेंट होता है। गोल्जी जो सिस्टर्ने हैं उनका जो एनसीईआरटी पे साइज दिया गया है वो कितना है। लास्ट में आपको ये ब्लैंक फिल करना है और इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। लेक्चर को आई होप आपने कंप्लीट देखा हो। थैंक यू, स्टे सेफ।